सुप्रभात। आज के न्यूज चैनल के समाचार बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं पारुल शर्मा और पेश है आज के मुख्य समाचार। सच्ची बात पक्की बात। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। लाखों रुपए की राजस्व हानि पहुंचाने वाले 2 अधिकारी और 3 लोगों के खिलाफ न्यायालय में चालान पेश। मामला कई सालों से था चर्चाओं में। ईश्वर गहलोत और सचिन को दे सद्बुद्धि, कहा विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह ने। नसीराबाद में मंदिर तोड़े जाने पर तनावपूर्ण स्थिति, गुस्साए लोगों ने किया कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन। आने वाले मानसून को देखते हुए 68 जर्जर भवनों को नोटिस, रिपेयर करवाएं या निगम तोड़ेगा। रैपिड एक्शन फोर्स का शानदार प्रदर्शन, दंगाइयों से निपटने के दिखाए तौर तरीके। और अब शुरू करते हैं समाचारों का बेहतरीन सफर। लाखों रुपए की राजस्व हानि पहुंचाने वाले 2 तत्कालीन अधिकारी और 3 प्राइवेट लोगों के खिलाफ आज एसीबी ने एसीबी न्यायालय में चालान पेश किया है। वहीं 5 आरोपियों को माननीय न्यायालय ने 1 लाख रुपए मुचलके पर जमानत स्वीकार कर ली। लाखों रुपए की राजस्व हानि पहुंचाने वाले 2 तत्कालीन अधिकारी और 3 प्राइवेट लोगों के खिलाफ आज एसीबी ने एसीबी न्यायालय में चालान पेश किया। वहीं 5 आरोपियों को माननीय न्यायालय ने 1 लाख रुपए मुचलके पर जमानत पर रिहा कर दिया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो के उप अधीक्षक पारसमल ने जानकारी देते हुए बताया कि एसीबी द्वारा आरोपी, जिसमें तत्कालीन आयुक्त नगर निगम लोक सेवक राधेश्याम गुप्ता, तत्कालीन नगर निगम सचिव बनवारी लाल शर्मा के साथ प्राइवेट आदमी प्रमोद चंद सोनी, अनिल गुप्ता और रोहन अग्रवाल के खिलाफ आरोप पत्र प्रस्तुत किया, जिसमें माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी गणों की 50-50 हजार रुपए व 2 जमानती और स्वयं के 1 लाख रुपए का मुचलका प्रस्तुत करने पर जमानत स्वीकार कर ली। पारसमल के अनुसार प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि आरोपी प्रमोद चंद्र सोनी के 6 भूखंड और आरोपी अनिल गुप्ता के 3 और रोहन अग्रवाल के 3 भूखंड, जिसमें कुल 12 भूखंडों का आवासीय से व्यावसायिक भू उपयोग परिवर्तन किया गया था। निगम के अधिकारियों द्वारा भूखंड धारियों के साथ मिलकर भूखंडों को सोनी कॉलोनी में स्थित बताकर उसकी नजूल दरें निर्धारित नहीं होने का हवाला देकर 12 भूखंडों का न्यूनतम आवासीय दर का 20% राशि वसूल की गई, जबकि मौका स्थिति के अनुसार उक्त सभी 12 भूखंड आना सागर सर्कुलर रोड पर स्थित होकर वैशाली नगर में स्थित हैं, जिसकी डीएलसी दरें निर्धारित थी। सोनी नगर और आना सागर सर्कुलर रोड की डीएलसी दरों में भारी अंतर होने के कारण सरकारी अधिकारियों द्वारा भूमि मालिक को लाखों का फायदा पहुंचाकर राजस्व हानि सरकार को पहुंचाई गई, जहां पर उक्त सभी 12 भूखंडों का आना सागर सर्कुलर रोड की डीएलसी दर का 40% राशि वसूल करनी चाहिए थी, जो नहीं किए जाने से एसीबी द्वारा राज्य सरकार को 29,68,128 रुपए की आर्थिक हानि होना और आरोपी गणों को अनुचित फायदा पहुंचाना पाया गया। ब्यूरो द्वारा आरोपी गणों के विरुद्ध अपराध प्रमाणित मानते हुए आरोप पत्र माननीय न्यायालय में प्रस्तुत किया गया। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो इंटेलिजेंस यूनिट अजमेर द्वारा आज ब्यूरो में पंजीबद्ध अपराध संख्या 228-08 में 5 आरोपी गणों के विरुद्ध आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। इसमें जो आरोपी गण हैं उसमें निगम के तत्कालीन आयुक्त और सचिव है, जिसमें श्री राधेश्याम गुप्ता तत्कालीन आयुक्त और श्री बनवारी लाल तत्कालीन सचिव है और 3 प्राइवेट व्यक्ति है जो लाभार्थी है। इनके विरुद्ध आज आरोप पत्र माननीय न्यायालय में पेश किया गया है।
ये जो आरोप था इस प्रकरण के अंदर 12 भूखंडों का आवासीय से जो व्यावसायिक भू उपयोग परिवर्तन हुआ था उसमें निगम के जो अधिकारी है उनके द्वारा आरोपी गणों से मिलीभगत करके और आपराधिक षड्यंत्र पूर्व जो निर्धारित डीएलसी रेट थी उस डीएलसी से वसूल नहीं करके अन्य तरीके से वसूल की गई थी जो जिससे राज्य सरकार को करीब 29,68,128 रुपये करीबन का जो राजस्व नुकसान हुआ था। इसी के मद्देनज़र ब्यूरो में अपराध पंजीबद्ध किया गया था। ये जो वसूल निगम के अधिकारियों द्वारा जो राशि वसूल की गई थी वो राशि सोनी कॉलोनी में उक्त 12 भूखंड अवस्थित होने का बताकर वसूल की गई थी, जबकि ये जो 12 भूखंड है ये आना सागर सर्कुलर रोड मेन सर्कुलर रोड पर अवस्थित होकर वैशाली नगर का पार्ट है और वैशाली नगर की जो डीएलसी है वो पहले से निर्धारित थी। तो इनकी जो 12 भूखंडों को जो आवश्यक की 40% की दर से वसूल करना चाहिए था, जो इन्होंने नहीं करके 20% की राशि ही वसूल की थी, जिससे इसको राज्य सरकार को करीब 29,68,128 रुपये का रेवेन्यू लॉस होने पर ये आरोप इनके विरुद्ध होने पर आज चालान न्यायालय में पेश किया गया। भाजपा के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह से हमारे रिपोर्टर पवन अटारिया ने खास बातचीत की। राव ने विधानसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति कैसी रहेगी ऐसे सवालों के जवाब दिए। वहीं सीएम और सचिन पायलट के विवाद पर उन्होंने कहा कि भगवान दोनों को सद्बुद्धि दे। हम आपको खास बातचीत कराने जा रहे हैं राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र राव जी से और भाजपा के वरिष्ठ नेता हैं, इनसे जान लेते हैं आने वाले जो विधानसभा चुनाव हैं उनमें क्या स्थिति रहने वाली है और जो अभी भाजपा की जो रणनीति है वह किस प्रकार की है। चुनाव आने वाले हैं साल के अंत में। जी सर। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है जी, राजस्थान और राजस्थान के शायद 3 और प्रदेशों में भी चुनाव होंगे। ये हमारा सौभाग्य है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार राष्ट्र की सरकार भी है। प्रदेश के आगामी चुनाव में हमें पूरा भरोसा है कि भारतीय जनता पार्टी के राजनीतिक चरित्र से प्रभावित होकर जो संपूर्ण राष्ट्र नहीं पूरा संसार हमें एक आदर की दृष्टि से देखता है, तो राजस्थान का मतदाता भी अपना आशीर्वाद देकर भारतीय जनता पार्टी सरकार का निर्वाचन करेगा। सर, राजस्थान में दोनों ही पार्टियों के नेतृत्व को लेकर जो घमासान चल रहा है और चुनाव परिणाम भी नेतृत्व पर ही निर्भर बताया जा रहा है, इस बारे में आप क्या सोचते हैं? पार्टी से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्तिगत चेहरा हो रखा है, चुनावी हार जीत ही व्यक्तिगत चेहरे पर निर्भर देखी जा रही है। जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, मुझे ये तो नहीं मालूम कि कांग्रेस में क्या हो रहा है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का प्रत्येक कार्यकर्ता और यहाँ का जो वरिष्ठ नेतृत्व करने वाले हैं उनको भारतीय जनता पार्टी की नेतृत्व पर संपूर्ण रूप से आस्था है। जो भी निर्णय होगा मतदाताओं की भावना, यहाँ की जनता की भावना और कार्यकर्ताओं के अनुकूल होगा। उनके मन में जो बात है उसको ध्यान में रखकर नेतृत्व निर्णय करेगा। सर, कांग्रेस द्वारा राहत कैंप, महंगाई राहत कैंप करके लोगों को फ्री चीज़ें मुहैया कराने पर ज़्यादा फोकस किया जा रहा है, इसे आप कितना उचित मानते हैं? ये जहाँ तक महंगाई राहत कैंपों का सवाल है, राजस्थान की वर्तमान सरकार ने इस कैंप के माध्यम से जनता के बीच में जाकर एक संदेश देने की कोशिश करी है कि इस महंगाई से राहत हम आपको पहुंचा रहे हैं। जबकि बात यह है कि तकरीबन वो सारी योजनाओं जो उस कार्ड के माध्यम से सम्मिलित हो रही हैं उसमें सब में केंद्र का अंशदान पहले से है। सिर्फ बात यह है कि मैंने आधी ग्लास भरकर आपको दे दी और आपने उसमें 2 उंगल और पानी डाल दिया और अपनी ग्लास बना दी। सीधी सी बात है, जनता बहुत समझदार है, समझती है। हम भी चाहते हैं कि जनता समझकर हर चीज़ को ध्यान में रखकर अपने मत का प्रयोग करे। राव साहब, ये अगर अगले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो क्या जो ये महंगाई राहत शिविर में जो फ़ायदा दिया जा रहा है लोगों को, 200 यूनिट बिजली फ्री, 1 महीने का राशन किट, कई ऐसी जो लोक लुभावनी जो स्कीम है
वह क्या गवर्नमेंट भारतीय जनता पार्टी अगर सरकार बनाती है तो क्या कंटिन्यू रखेगी? देखिए, मुझे एक बात का पूरा विश्वास है कि भारत का नागरिक है ना, सिर्फ राजस्थान का ही नहीं, भारत का नागरिक आपसे एक ऐसी व्यवस्था चाहता है जिससे वो स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन यापन कर सके। उसको अगर हम अवसर देंगे और उसको अवसर और परिश्रम के पुरुषार्थ से उसकी जीवन शैली को हम बेहतर कर सकेंगे, वो उसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मुफ्त में किसी चीज़ देने से आंशिक रूप से तो हम राहत दे सकते हैं, लेकिन उसके पुरुषार्थ को समय अवधि के बीच माध्यम से स्वाभिमान पूर्वक उसको प्रगति करने का अगर अवसर प्रदान करें, वो ज़्यादा महत्वपूर्ण है। और मुझे ऐसा प्रतीत होता है, मेरा ये व्यक्तिगत राय है कि भारतीय जनता पार्टी का संगठनात्मक जो चरित्र है, जो हमारे दल का चरित्र है, वो इस प्रकार की व्यवस्थाओं का केंद्र से और प्रदेश में दोनों में लागू करने में तत्पर रहेगा। अच्छा राव सर, जैसा कि राज्य सरकार लगातार ये योजनाओं में काफ़ी रुपया खर्च कर रही है, डिस्कॉम विद्युत विभाग का लाखों करोड़ों रुपया सरकार पर पेंडिंग है, तो क्या लगता है सरकार उभर पाएगी? क्यों, अगर सरकार चेंज होती है तो बर्डन नहीं पड़ेगा आने वाली सरकार पर विभागों? आप कौन सी चीज़ मुफ्त में देते हैं? जो भी चीज़ देते हैं इस जनता का पैसा ही तो है। अगर आपने एक को राहत दी तो 4 आदमियों पर वही कर्ज आ गया। अगर राजस्थान किसी भी योजना के माध्यम से कोई भी राहत दे रहा है तो राजस्थान की जनता को ही कर्जदार कर रहा है, या आखिर राजस्थान की जनता को ही चुकाना पड़ेगा। अब क्योंकि सरकार इनके हाथ में निर्णय ये ले लेते हैं। अगर आप एक को राहत दे रहे हो और दूसरे को नुकसान हो रहा है तो फिर राहत आपको राहत इस प्रकार से देनी चाहिए कि जिस व्यक्ति को या जिस संस्था को आप राहत दे रहे हो वो संस्था अपने पांव पे खड़ा होकर और अपना जीवन यापन करने का संसाधन पैदा कर सके। राहत तो उसे कहते हैं। वरना चौराहे पर खड़ा कोई व्यक्ति मजबूरी में अगर आपसे कोई चीज मांग ले, आप उसको राहत कहते हो क्या? और उसके राहत से उसका जीवन यापन थोड़ी चल सकता है। प्रजातंत्र ने तो यही कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को ऐसा अवसर दिया जाए जिससे वो स्वाभिमान पूर्वक अपना जीवन को जी सके। सर, आप एक अच्छे अर्थशास्त्री भी हैं, तो जैसा कि मैंने पूर्व में सवाल किया कि क्या फ्री की घोषणाओं के बाद बर्डन पड़ेगा, तो अर्थशास्त्र के हिसाब से कैसा सोचते हैं? भारत की सरकार ने स्वयं ने जैसे किसी व्यक्ति के लेन देन पर उसकी साख और उसकी आय का पैमाना होता है और तभी व्यक्ति को कोई भी वित्तीय संस्थाएं उसको कर्ज देती हैं या उसको विकास के लिए पैसा देती हैं, ठीक इसी प्रकार से प्रदेश की सरकारों का भी आपका एक्ट है, FRBM एक्ट है, उस एक्ट का तो उल्लंघन आप कर चुके हो। आपकी जितनी कर्जदारी है, इस कर्जदारी के अनुपात में मेरे ख्याल से भावी जितनी भी सरकारें आएंगी उनको इन गलत निर्णयों का नुकसान तो उठाना पड़ेगा। सर, अदानी स्कैम के बाद देश की अर्थव्यवस्था क्या कोई प्रभाव डालेगी या आर्थिक स्थिति को आप सुदृढ़ मानते हैं? देखिए, मैं किसी भी विषय को स्कैम इसलिए नहीं कहना चाहता कि अभी इस बारे में संपूर्ण जानकारी सामान्य व्यक्ति तक नहीं है, या तो अदालत में कुछ जानकारी है या विभिन्न सरकारों के पास में। इसलिए किसी भी घटना को स्कैम कह देना मेरे ख्याल से आज की तारीख में प्रीमेच्योर होगा। हाँ, ये बात ज़रूर है कि अगर और पारदर्शिता की आवश्यकता है तो चाहे प्रदेश की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो, इस प्रकार की योजनाओं में थोड़ा पारदर्शिता अगर और आएगी तो आम व्यक्ति का और आम नागरिक का विश्वास उन सरकारों के प्रति और बढ़ेगा। राव साहब, आखिरी सवाल है, कांग्रेस सरकार में सीएम और पूर्व डिप्टी सीएम के बीच में सुलह की बात सामने आ रही है। हालांकि किन बिंदुओं पर सुलह हुई, क्या कारण रहे, किस बात को लेकर कॉम्प्रोमाइज़ हुआ? हालांकि सीएम तो लगातार सचिन पायलट पर वार कर रहे हैं इनडायरेक्टली, तो क्या कहना चाहेंगे? संगठन, क्योंकि वोट देकर सीएम बने हैं, डिप्टी सीएम बने हैं, सचिन पायलट वरिष्ठ नेता हैं, तो आम पब्लिक क्या देखती है जिन्हें वोट देकर सीएम बनाया, बड़े नेता बनाया, सरकार चला रहे हैं, तो पब्लिक क्या सोचती है? मेरे ख्याल से पब्लिक और हम सब एक ही बात सोचते हैं
कि ईश्वर इनको सद्बुद्धि दे, और इसी पर सारा का सारा चीज़ निर्भर करती है। अगर सद्बुद्धि आ जाएगी तो विषय ही खत्म हो जाएगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे राजस्थान विधानसभा के पूर्व उपाध्यक्ष राजेंद्र राव जी। उन्होंने बखूबी अपनी पार्टी के लिए हितकारी जो मेरे सवाल थे वो उसके जवाब बखूबी दिए, और अब देखना होगा आने वाले विधानसभा चुनाव में जो इनकी बातें हैं, जो अर्थशास्त्र के हिसाब से इन्होंने बताई, क्या वह लागू हो पाती है या नहीं। अजमेर दक्षिण की भाजपा विधायक अनीता भदेल द्वारा आज जवाहर रंगमंच में आयोजित कार्यक्रम में अजमेर शहर के प्रतिभावान विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि पूर्व विधानसभा अध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह रहे। विधायक अनीता भदेल ने कहा कि 12वीं कक्षा की परीक्षा में 90% से अधिक अंक लाने वाले विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। इसके लिए अजमेर शहर के 123 स्कूलों में अध्ययनरत 400 से अधिक विद्यार्थियों की सूची मंगवाई गई थी। कार्यक्रम में विद्यार्थी सम्मानित होने के बाद काफी खुश नजर आए। आज अजमेर शहर के वो प्रतिभावान बालक बालिकाएं जो 12वीं कक्षा में 90% से अधिक अंक अर्जित जिन्होंने किए हैं, उनको हमने सम्मानित किया है। और हमें भी बहुत प्रसन्नता है कि अजमेर में इतने सारे बच्चे हैं जिन्होंने अपनी बहुत कड़ी मेहनत से ये मुकाम हासिल किया है। वैसे तो हमने सभी विद्यालयों को लगभग 20 दिन पहले सूचित किया था, लेकिन अजमेर शहर के 124 विद्यालयों में से लगभग 42 विद्यालय ऐसे हैं जिनके बच्चों ने 90% से अधिक अंक अर्जित किया है, और ऐसे बच्चों की संख्या 423 के आसपास है। मुझे बहुत खुशी है उन बच्चों को सम्मानित करते हुए। मुख्य अतिथि के रूप में माननीय हमारी विधानसभा के पूर्व जो उपाध्यक्ष हैं राव राजेंद्र सिंह जी, उनका सानिध्य हमें मिला है। वो बहुत अच्छे वक्ता हैं, और बच्चों ने उनकी स्पीच जब सुनी है तो वो और मोटिवेट हुए हैं और प्रेरित हुए हैं, और ये एक यादगार समारोह उनके आने से हमारा बना है। कार्यक्रम से पूर्व भाजपा नेता आनंद सिंह राजावत के निवास स्थान पर पूर्व विधानसभा उपाध्यक्ष राव राजेंद्र सिंह का स्वागत किया गया। इस मौके पर विधायक अनीता भदेल, राधे सोशल फाउंडेशन के अध्यक्ष संदीप भार्गव, भाजपा IT सेल से गिरधर शर्मा ने राव राजेंद्र का माला और गुलदस्ता देकर स्वागत किया। इस मौके पर आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को कैसे जीत दिलानी है, इस पर चर्चा भी की गयी। नया गाँव तहसील नसीराबाद जिला अजमेर के ग्रामीणों ने आज नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा के नेतृत्व में जिला कलेक्टर और अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक को ज्ञापन सौंप कर न्यायालय के द्वारा दिए गए स्टे के बावजूद तहसील प्रशासन द्वारा विधि विरुद्ध परिवर्तन करने वाले दोषी राजस्व कर्मचारियों को निलंबित करने के साथ मुकदमा दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने सहित तोड़े गए बालाजी मंदिर को दोबारा बनवाने की मांग की है। नसीराबाद विधायक रामस्वरूप लांबा, डॉक्टर शतान सिंह रावत, रावत समाज के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र सिंह रावत ने जानकारी देते हुए बताया कि ग्राम पटवार, हल्का नया गाँव, तहसील नसीराबाद, जिला अजमेर के पुराना चौसाला नंबर 5319, रकबा 4400, जिसके वर्किंग खसरा नंबर 6159 और 0.33 हेक्टेयर है, जिसका बाबत न्यायालय में प्रकरण विचाराधीन है और उक्त प्रकरण पर वर्तमान में स्थायी निषेधाज्ञा दी हुई है। उपरोक्त खसरा नंबर में पूर्वजों के समय से मांगू सिंह निवासी सवाईपुरा नया गांव उसके पूर्वजों के समय से आज दिनांक तक उपभोग कर रहे हैं, जिसको नसीराबाद तहसील के राजस्व कर्मचारी, पटवारी, गिरदावर व अन्य संबंधित अधिकारियों ने मिलीभगत कर जमीन तालाब की मोरी होने के बावजूद भी राजस्व अधिकारियों ने मनमाने तरीके से उक्त राजस्व आरजी का नियम विरुद्ध तरीके से पूर्व रूपांतरण किया और मौके पर आज भी मांगू सिंह का कब्जा होने के बावजूद अवैध रूप से बलपूर्वक मांगू सिंह व उसके परिवार पर जानलेवा हमला कर रात को 2 बजे जेसीबी चला दी और उसके संपत्ति को नुकसान पहुंचाया। सभी ग्रामीणों और पदाधिकारियों की मांग है कि संपत्ति को नुकसान पहुंचाने वालों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर तोड़े गए बालाजी मंदिर को पुनः बनवाने के आदेश दिए गए। देख रहे हैं कि आप आम जनता में, पूरे क्षेत्र की जनता में आक्रोश भरा हुआ है। इस आक्रोश के पीछे कारण यह है कि 3 जून की रात्रि को 2 बजे 50, 60, 70 असामाजिक तत्व आते हैं और 4 जेसीबियां लाके वह जो 3-4 आदमी दुकानों में सो रहे होते हैं उनको बंधक बनाते हैं, उनके मोबाइल छीनते हैं, उनसे मारपीट करते हैं और उन दुकानों को तोड़ के चकनाचूर कर देते हैं और साथ में ही पास में एक बने हुए पुराने प्राचीन बालाजी के मंदिर को भी तोड़ के तहस नहस कर देते हैं। तो हम चाहते हैं कि इसमें जो मिलीभगत हुई है, पटवारी, तहसीलदार, गिरदावर और जो भी अधिकारी है या जो भी वहाँ का कार्मिक है, जो भी इसमें मिलीभगत है, क्योंकि इस सारे षड्यंत्र के पीछे उन्हीं का हाथ है। अगर वो मिलीभगत नहीं करते तो वो कब्जा लेने नहीं आते, तो हमारा मंदिर नहीं टूटता। इस प्रकार हम चाहते हैं उन सरकारी कार्मिकों को जिन्होंने मिलीभगत करके इनको अवैध रूप से आवंटित किए उसको निरस्त किया जाए आवंटन को, प्लस उनके खिलाफ मुकदमा, आपराधिक मुकदमा दर्ज किया जाए, उनको सस्पेंड किया जाए
और वापस मालिक को कब्जा सौंपा जावे और बालाजी का मंदिर बना के देवे प्रशासन। और उन दुकानों को मुस्लिम समुदाय के जो पास में पचमता गांव के लोग हैं वो 3 तारीख की मध्य रात्रि को आके और विद्युत विभाग से अपनी सेटिंग करके लाइट बंद करके 4 जेसीबी के साथ में कम से कम वहाँ की दुकानों को तहस नहस करते हैं। वहाँ बहुत बड़ा 1 से 1.5 करोड़ के बीच में नुकसान हुआ। उसी के पास में एक बजरंगबली का मंदिर था, उस मंदिर को भी पूरा तहस नहस किया, वहाँ की मूर्ति को खंडित किया और वहाँ के अवशेष को मिटाने के लिए वहाँ से 100 मीटर की दूरी पे उन अवशेषों को फेंक दिया। तो हम प्रशासन से यही मांग करते हैं कि तुरंत प्रभाव से जो भी नामांतरण इनके नाम किया निरस्त करें और कब्जादारी के नाम वो नामांतरण खोला जाए। अगर फिर भी अगर मांग पूरी नहीं होती है, क्योंकि आज सर्व समाज के लोग आए हैं, आसपास के जितने भी गांव हैं, बारापुरा रावत महासभा के प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर शैतान सिंह जी के नेतृत्व में हम यहाँ आए हैं और उन्हीं के नेतृत्व में अगर आगे भी जो होगा, आज प्रशासन हमारी मांग को पूरी नहीं करता तो हम इस आंदोलन को आगे बढ़ाने की रणनीति बनाएंगे। आने वाले मानसून को देखते हुए नगर निगम ने जर्जर 68 भवनों के मालिकों को नोटिस जारी कर जर्जर भवन को रिपेयर कराने की चेतावनी दी, वरना नगर निगम खुद अपने स्तर पर कार्यवाही करेगी। नगर निगम की महापौर ब्रजलता हाड़ा ने शहरवासियों से अपील की है कि जो भी भवन जर्जर स्थिति में है वह जल्द से जल्द अपने भवनों की मरम्मत करा ले, जिससे भविष्य में किसी प्रकार की जनहानि न हो। गौरतलब है कि कुछ बारिश होने के बाद कई जगह शहर में जर्जर भवनों के छज्जे और दीवार गिर चुकी है। शहर में जो जर्जर इमारतें हैं, वैसे तो हम हर साल उनको नोटिस देते हैं बारिश से पूर्व। इस साल भी हमने नोटिस दे चुके हैं और लगभग 68 जो जर्जर भवन है उनको नोटिस दिया है। उनको कहा है या तो अपने स्तर पर इसको रिपेयर करा लें, नहीं तो फिर जो है निगम है फिर कार्रवाई करेगा। क्योंकि कोई भी घटना होती है तो उस पर फिर वो निगम के ऊपर ही आती है कि निगम ने कुछ नहीं किया और फिर निगम की जिम्मेदारी आती है। तो इसलिए हमने पहले से इनको नोटिस दिया है, कल को कोई जनहानि होती है तो उसकी जिम्मेदारी ये स्वयं ही होंगे। इसीलिए हमने इनको सबको अभी नोटिस दे दिया है और अगर ये रिपेयर नहीं कराते हैं तो फिर हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। टोटल अपने जो परकोटे क्षेत्र में हैं और लगभग 68 मकान हैं जिनको नोटिस दिया गया है। तेज़ बारिश में आप देख लीजिए दीवार गिर जाती है, कई लोग इसके दबके उनकी मृत्यु भी आती है, तो जनहानि बहुत होती है और दूसरे जो आसपास के लोग हैं उनको भी बहुत परेशानी होती है। तो इसलिए हम जो है मानसून से पूर्व ही जो है सबको नोटिस दे देते हैं और फिर आगे फिर अगर नहीं करते वो कुछ या रिपेयर नहीं करते तो फिर कार्रवाई शुरू करते हैं। रैपिड एक्शन फोर्स के जवान दंगे में किस प्रकार अपना काम करते हैं और दंगाइयों से किस प्रकार निपटते हैं, जिसका आज पुलिस लाइन में एक डेमो दिखाया गया। इस मौके पर अजमेर जिले के पुलिस अधिकारी मौजूद रहे। आरएएफ 7 दिवसीय भ्रमण पर जिले में है। भ्रमण के दौरान आरएएफ के अधिकारी जिले की भौगोलिक सूचनाओं का संकलन करते हैं। इसके साथ ही जिले की संवेदनशीलता की जानकारी भी प्राप्त करते हैं। इसी क्रम में आरएएफ की टुकड़ी जिले के विभिन्न क्षेत्रों का दौरा कर रही है। आरएएफ के जवान मार्गों का भ्रमण व जिले का दौरा कर संवेदनशीलता का आकलन कर रहे हैं। गुरुवार को पुलिस लाइन मैदान में आरएएफ के जवानों ने दंगे से निपटने के दौरान की जाने वाली कार्यवाहियों का रिहर्सल पुलिस अधिकारियों को दिखाया। अपर पुलिस अधीक्षक ने आरएएफ की टुकड़ी में शामिल जवानों से परिचय प्राप्त किया। आरएएफ के जवानों ने बताया कि प्रदेश को संवेदनशीलता के दृष्टिगत 3 क्षेत्रों में विभाजित किया गया है। जवान क्षेत्रवार इसका इन जिलों का भ्रमण कर सूचनाएं एकत्र कर रहे हैं और जिले की भौगोलिक स्थिति से रूबरू हो रहे हैं। ये आरएएफ की कंपनी के द्वारा आज पुलिस लाइन ग्राउंड में डेमो दिया गया, जो दंगा नियंत्रण में किस तरह से सिचुएशन को हैंडल करते हैं उसके बारे में डेमो था ये। और जो हमारे पुलिस के अधिकारी और जो पुलिस के जवान भी मौजूद थे तो उनको भी सीखने को मिला कि किस तरह दंगा को कंट्रोल कर सकते हैं। और उसके बाद जो भी दंगे में प्रयुक्त होने वाली सामग्री है दंगा नियंत्रण में, उसका भी डेमो दिया गया कि किस तरह स्टैन गन को कैसे यूज़ करते हैं और जो भी दंगा नियंत्रण में जो सामान है उसको किस तरह से यूज़ करते हैं, इन सब का भी डेमो दिया गया। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामूल नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर।
डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहाँ है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित द्वारा केंद्रीय कारागृह अजमेर का निरीक्षण किया गया। उन्होंने जेल प्रशासन द्वारा संचालित सुधारात्मक गतिविधियों, कारागृह की आंतरिक सुरक्षा व बाहरी सुरक्षा व्यवस्था, कारागृह की प्रशासनिक व्यवस्थाओं, बंदियों के रखरखाव, सर्वप्रथम जेल सुरक्षा गार्ड RAC द्वारा गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया व जेल ब्रास बैंड द्वारा सलामी दी गई। जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित ने जेल ITI द्वारा संचालित इलेक्ट्रीशियन ट्रेड कंप्यूटर प्रशिक्षण कक्षा में बंदियों से बात कर उनके प्रशिक्षण की प्रगति रिपोर्ट ली। उन्होंने जेल पुस्तकालय का अवलोकन किया। जेल उद्योगशाला में संचालित उद्योगों, गलीचा, सिलाई कार्य, साबुन निर्माण, दरी पट्टी, सूती वस्त्र उद्योग, साक्षरता कक्षा का जायजा लिया गया। डॉक्टर भारती दीक्षित ने जेल कैंटीन व्यवस्था, जेल के आंतरिक व बाहरी सफाई व्यवस्था, कारागृह में निरुद्ध बंदियों में अनुशासन, बंदियान वार्ड बैरिकों में सफाई व्यवस्था, चिकित्सालय की व्यवस्था, भोजनशाला में बने भोजन की गुणवत्ता के लिए प्रशंसा की। कारागृह में संचालित बंदी ऑर्केस्ट्रा बैंड द्वारा कार्यक्रम में मां सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलन के उपरांत अतिथियों का स्वागत किया। बंदी गौरव एंड पार्टी ने एरी सखी मंगल गौरी प्रस्तुत किया। मनोरंजन हॉल में मौजूद सभी बंदियों ने एक सुर में इतनी शक्ति हमें देना दाता प्रार्थना प्रस्तुत की। जिला कलेक्टर ने कारागृह की सीमित सुविधाओं के बावजूद बंदियों द्वारा दी गई प्रस्तुतियों की सराहना की व कार्यक्रम की सराहना करते हुए बंदियों को संबोधित किया। संबोधन के दौरान जेल के माहौल देखकर उसकी तुलना कॉलेज से की गई और कारागृह में संचालित नवाचारों, हेल्प डेस्क से बंदियों की समस्याओं का त्वरित समाधान करना, बंदियों को साक्षर करना, बंदियों को समाज की मुख्य धारा में लाने व पुनर्वासित करने के लिए जेल प्रशासन द्वारा किए जा रहे कार्यक्रम के दौरान ही हेयर कट एवं ग्रूमिंग प्रशिक्षण प्राप्त बंदियों को प्रमाण पत्र वितरण किए गए। जेल निरीक्षण के दौरान यह तक कहा गया कि ऐसा नहीं लग रहा कि वो किसी जेल में है। उन्होंने ऐसी जेल पहले कभी नहीं देखी। अजमेर जेल को रोल मॉडल बताते हुए उन्होंने अन्य जिलों की जेल में भी इस तरह के प्रयोग आरंभ करने हेतु अधीक्षक को संपर्क करने को प्रेरित किया। काफ़ी अच्छे नवाचार यहाँ शुरू किए हैं। जो जेल अधीक्षक महोदया हैं उन्होंने पिछले 1 साल में नई एक्टिविटीज़ करी है, कपड़ा बनाने की, सूत काटने की और उससे स्टिचिंग करके जो इनमेट्स के यूनिफॉर्म्स हैं वो भी यहीं बन रहे हैं। साथ ही साथ एक RSLDC के 2 कोर्स चल रहे हैं। तो काफ़ी इनोवेटिव वर्क यहाँ पे हुआ है। एक जेल का बैंड डेवलप हुआ है जो कि बहुत शानदार परफॉर्मेंस करता है। कई उनकी बुकिंग्स भी रही हैं। आगे भी नवाचार प्रमोट करने के लिए जो भी आवश्यकता रहेगी प्रशासन की तरफ से जेल प्रशासन को दी जाएगी और भी अगर मूलभूत सुविधाओं के विस्तार के लिए आवश्यकताएं रहेंगी तो हम सहयोग करेंगे। जो भी व्यवस्थाएं मैडम ने करी हैं वो बहुत शानदार हैं और इसको और बढ़ाएं। हमारे तरफ से और इसमें सहयोग दिया जाएगा और जेल के जो इनमेट्स हैं उनकी सुविधाओं में भी विस्तार किया जाएगा। वहीं जेल अधीक्षक सुमन जेल में जर्जर हो रही इमारतों की रिपेयर कराने की मांग की गई, जिस पर जिला कलेक्टर ने नगर निगम और अजमेर विकास प्राधिकरण के अधिकारियों को जर्जर इमारतों की रिपेयर करने की बात कही। मूलभूत सुविधाएं जो हैं जिसमें हमारी थोड़ी सी बिल्डिंग क्षतिग्रस्त है या अच्छी नहीं है, हमारे टॉयलेट्स वगैरह साफ़ सुथरे नहीं रह पा रहे हैं क्योंकि बिल्डिंग का मेंटेनेंस नहीं हो रहा है, उसके लिए भी मैडम ने आश्वस्त किया है कि नगर निगम से या ADA से भी वो कार्य करवाने की। बंदियों ने जेल में व्यवस्थाएं तो अच्छी बताई हैं। पैरोल एक जो सुविधा अभी प्रिजनर्स की बंद हो गई है, जो पुराने इनमेट्स हैं आजीवन कारावास के बंदी, उनके द्वारा ये रिक्वेस्ट की गई थी कि यदि उनको पैरोल दी जाए तो अच्छा रहेगा। तो पैरोल के लिए हमारे आज ही मॉर्निंग में ही हेडक्वार्टर से डायरेक्शन भी आ गए हैं। हम इनके केसेस बना के अब जिला कलेक्टर महोदय के समक्ष पेश करें। कार्यक्रम के दौरान कलेक्टर PS ज्योति बसु, APRO संतोष कुमार कारापाल एवं समस्त जेल स्टाफ उपस्थित रहे। बिग बॉस फेम गौरी नागौरी के साथ मारपीट के मामले को लेकर आज गौरी नागौरी के माननीय न्यायालय में बयान दर्ज किए गए। गौरी नागौरी ने मीडिया से बात करते हुए बताया कि उन्हें न्यायालय और पुलिस कार्यवाही पर पूर्ण रूप से विश्वास है। पुलिस उनको निष्पक्ष कार्यवाही करते हुए न्याय दिलाएगी। उनकी और उनके मैनेजर के साथ मारपीट करने वाले आरोपियों को जल्दी सजा मिलेगी, ऐसी उम्मीद गौरी नागौरी ने आज न्यायालय में बयान दर्ज कर पुलिस प्रशासन से उम्मीद जताई है। वो मेरी शादी जो भी थी 22 मई की, उसमें जो लड़ाई वगैरह हुई उसी की कार्रवाई चल रही है। तो मेरे आज 12 बजे बयान है और तो मैं वेट कर रही हूँ उनका, और अभी मेरे बयान हुए नहीं है तो बहुत जल्द होने वाले हैं। हो चुकी है और आज बयान है मेरे, उसके बाद तो सर कार्रवाई करने वाले हैं और हमारा केस उम्मीद सर देख रहे हैं।
बयान तो जो है रियल है वही देने वाली हूँ। जो मेरे साथ घटना हुई है मैं उसी चीज़ पे बोलूँगी और मुझे लगता है कि पूरा सपोर्ट मिलने वाला है और मुझे बोलते हैं ना न्याय जरूर मिलेगा। अजमेर शहर में पेयजल की किल्लत से परेशान लोगों ने गुरुवार को विरोध स्वरूप जलदाय विभाग के खिलाफ प्रदर्शन किया। क्षेत्रवासियों ने पूर्व में अधीक्षण अभियंता कार्यालय पर जाकर कपड़े धोकर और नहाकर प्रदर्शन किया था। वार्ड 62 के पार्षद नरेंद्र तूनवाल ने बताया कि भोपू का बाड़ा निवासी क्षेत्रवासियों ने लोहा खान स्थित अधीक्षण अभियंता के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्थानीय पार्षद ने बताया कि शहर में 72 से 96 घंटे के बाद पानी की सप्लाई दी जा रही है। सप्लाई के दौरान पानी का प्रेशर कम है। जब हम उल्हाना देते हैं तो बूस्टर और अवैध कनेक्शन का हवाला दिया जाता है। यदि सबको समान रूप से पानी मिलेगा तो लोग ऐसा क्यों करेंगे? सारी समस्या इसी से है, तो ऐसा है कार्यवाही करें। मुद्दे की बात यह है कि सभी घरों में समान रूप से पानी पहुंचे। पार्षद नरेंद्र तूनवाल ने बताया कि गर्मी का सीजन चल रहा है, लोगों का दम निकल रहा है, उसमें एक बाल्टी पानी नहीं मिल रही है। पार्षद नरेंद्र तूनवाल ने जलदाय मंत्री महेश जोशी को पत्र लिखकर इस समस्या के समाधान की मांग की। हमने पहले ज्ञापन दिया था जलदाय विभाग के पीली खान जो ऑफिस है, मेन कार्यालय है यहाँ पर, राजीव सर को। वहाँ ज्ञापन देने का हमारा संदर्भ ये था कि हमने पहले भी कई ज्ञापन दे दिए मगर कार्रवाई नहीं। परेशानी मैं आपको बताना चाहूँगा आपके संकलन के माध्यम से कि भीषण गर्मी को देखते हुए हम लोगों का कर्तव्य है कि जो पब्लिक है उसको पर्याप्त मात्रा में पानी पहुँचाएँ। मैं सक्रियता के साथ में काम करते करते पब्लिक को समय भी बताता हूँ कि व्हाट्सएप के माध्यम से सभी को समय भी बता देते हम लोग पानी का किस समय आएगा, कि पानी ऐसा है कि एक सप्लाई भी छूट जाए तो एक आदमी को 500-700 रुपये का टैंकर मंगाना पड़ता है। मेरे वार्ड की ये समस्या है, कई जगह लाइन नहीं है, कई लाइन है 25-30 साल पुरानी है, प्लास्टिक की पीवीसी लाइन है जो पुराने टाइम में डलती थी, अब वो पीवीसी लाइन नहीं डलती। पीवीसी लाइन बिल्कुल डैमेज हो चुकी है। इतने लीकेज हैं इंदिरा कॉलोनी क्षेत्र में, गुगरा घाटी क्षेत्र में और जयपुर रोड पे और भोपाबाड़ा क्षेत्र में भी और इधर शमशान रोड पे भी। परेशानी इतनी है कि जब पानी वेस्ट होगा तो लोगों तक प्रेशर से पानी पहुँचेगा कैसे। और दिक्कत ये रहती है कि समय का कोई पता नहीं है कब पानी आएगा। हमने पहले भी अधिकारियों को यही बताया, कभी सुबह, कभी दोपहर, कभी शाम, कभी रात, कभी 10 बजे भी पानी आ रहा है तो कभी सुबह 5 बजे भी पानी आ रहा है। अब नियमित अगर डिसिप्लिन से इनको हम फॉलो लिया जाए अधिकारियों के द्वारा, अगर एएन साहब, जेएन साहब फॉलोअप लेते हैं और जितने भी सविता कर्मचारी ये नल पानी सप्लाई खोलने का काम कर रहे हैं, अगर ढंग से देखा जाए, समझा जाए तो हम डिसिप्लिन पे ला सकते हैं इसको। परेशानी ऐसी है कि पीने का भरते हैं, हाथ धोने को पानी भरने को तरसता है कि भाई पहले पीने का भरे 4 दिन में आएगा कि 5 दिन में आएगा ये पानी। तो इसके लिए फिर पानी की परेशानी बहुत है। कहाँ से नहावे, कहाँ से धोए। हम टैंकर मंगाते हैं तो 700 रुपये लेते हैं, 500 लेते हैं, कोई तो मंगा लेता है और कोई बेचारे गरीब आदमी नहीं मंगा पाता, तो कमाई कम और उसके अंदर का कैसे पूर्ति करेंगे आप ही बताइए। इसलिए बच्चों को मारने लग जाते हैं पानी डोलते हैं तो। अब बच्चे तो बच्चे रह गए ना, पानी तो चाहिए बच्चों के लिए, नहलाना भी चाहिए, धुलाना भी चाहिए। तो बच्चे हाथ धोते तो बोलते भाई अभी पानी ढोलो मत, आप पता नहीं कब नल आएगा। हेडपम्प सारे खराब है, बिल्कुल एक भी अच्छा नहीं है हेडपम्प। हेडपम्प लगने को तो 4-5 है यहाँ पे, पर उसमें एक में पानी नहीं है। पुष्कर प्रीमियर लीग क्रिकेट प्रतियोगिता के उद्घाटन समारोह में पुष्कर पब्लिक अध्यक्ष कमल पाठक ने बॉल कराकर और पुष्कर थाना प्रभारी रवीश कुमार ने बल्ले से चौका लगाकर उद्घाटन किया। प्रतियोगिता के उद्घाटन मुकाबले में टॉस सुग्रीवा 11 ने जीतकर पहले बल्लेबाजी करने का फैसला किया। सुग्रीवा 11 पुष्कर इंडियन की घातक गेंदबाजी के कारण निर्धारित 12 ओवर में 58 रन ही बना सकी। सुग्रीवा 11 की ओर से मुन्ना 16 और मनोज दगदी 14 रन ही दहाई का आंकड़ा पार कर सके। पुष्कर इंडियन की ओर से नंदकिशोर रावत ने घातक गेंदबाजी करते हुए 4 विकेट लिए। लक्ष्य का पीछा करते हुए उत्तरी पुष्कर इंडियंस ने नंदकिशोर रावत के ताबड़तोड़ 27 और रोहित ने 15 रनों को बदौलत 6 ओवर में ही लक्ष्य हासिल कर दिया। पुष्कर इंडियन के नंदकिशोर रावत को उनके ऑलराउंडर प्रदर्शन के लिए मैन ऑफ द मैच दिया गया। गुरुवार को पहला मुकाबला लक्ष्य 11 और AB 11 और दूसरा मुकाबला सिद्धेश्वर सुपर किंग और पुष्कर नाइट राइडर्स के बीच खेला जाएगा। पुष्कर प्रीमियर लीग में भाग ले रहे सभी प्रतियोगी का मैं बहुत आभार व्यक्त करता हूँ। तीर्थनगरी पुष्कर सहित जो पूरा ग्रामीण अंचल से है उसमें सामाजिक समरसता को बढ़ाने के लिए, भाईचारा बढ़ाने के लिए पुष्कर प्रीमियर लीग टूर्नामेंट हर साल आयोजित किया जाता है। इसके पीछे एक मात्र उद्देश्य होता है कि जाति, धर्म और हम क्षेत्रवाद से ऊपर उठकर राष्ट्रीय भावना से उत्पोत हो। और इसी उद्देश्य से पुष्कर के जो करीबन 220 खिलाड़ी हैं उन्होंने फॉर्म भरे और उनको एक मेरिट के आधार पर 16 टीमों में विभक्त किया गया है
और ये प्रतियोगिता आज उद्घाटन मुकाबला पुष्कर के मेला स्टेडियम में शुरू हुआ है। मेला स्टेडियम में पुष्कर के पालिका अध्यक्ष कमल पाठक और पुष्कर के जो CI है डॉक्टर रवि सामरिया ने यहाँ पर उद्घाटन की में पहली गेंद खेली है और उद्घाटन टॉस किया है। उसके अलावा जो CI रवि सामरिया है उन्होंने खिलाड़ियों का हौसला बढ़ाया है और एक तरीके से मैसेज दिया है कि खेल को खेल के भावना से ले और कोई हार जीत इसमें मैटर नहीं है, सिर्फ अपना अच्छा एफर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा उन्होंने खेल भावना को पर जोर दिया है। ये आपके पुष्कर प्रीमियर लीग 2023 का उद्घाटन समारोह है, जिसके अंतर्गत 220 खिलाड़ियों को 16 बराबर टीमों में बांटा गया IPL की तर्ज पे। उनके बीच में घमासान शुरू होगा कुछ इस समय में। हमारे पालिका अध्यक्ष श्रीमान कमल पाठक जी और रवीश जी सावरिया जी वो मौजूद थे, साथ साथ सीताराम जी पंडित जी, नाना भाई, इनके कमलों में शुरू किया गया। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, ए यूनिट ऑफ वर्षा ग्रुप, लेट्स यू लिव बेटर। डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहाँ है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वेव पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। नसीराबाद गांधी चौक स्थित नवल राम जी की बगीचे के पास विश्व हिंदू परिषद दुर्गा वाहिनी नसीराबाद के तत्वाधान में स्कूली बच्चियों एवं महिलाओं के आत्मरक्षा के लिए पिछले 10 दिनों से चल रहे शौर्य एवं संस्कार प्रशिक्षण शिविर का आज समापन हुआ। जानकारी देते हुए मातृशक्ति संयोजिका चारू बाबानी और सह संयोजिका वृतिका सिंघल ने बताया कि शिविर में समापन समारोह के मुख्य अतिथि छावनी परिषद अधिशासी अधिकारी उमेश पारिक रहे, जहां अधिशासी अधिकारी पारिक ने 10 दिवसीय शिविर में सिखाए गए गुणों की जानकारी ली। वहीं आरती सिसोदिया ने बताया कि 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर के समापन के दौरान अधिशासी अधिकारी पारिक का तिलक लगाकर स्वागत किया गया, जहां पारिक ने समस्त दुर्गा वाहिनी बहनों के साथ मिलकर भारत माता के चित्र पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलित कर समापन समारोह कार्यक्रम का शुभारंभ किया। वहीं आपको बता दें कि शिविर में दंड, न्योद, योग एवं खेल के 4 कालांश सहित बालिकाओं और महिलाओं को पेंटिंग भी सिखाई गई, जहां पेंटिंग में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड आने वाली बालिकाओं को छावनी परिषद अधिशासी अधिकारी उमेश पारिक ने सम्मानित किया। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि दुर्गा वाहिनी के तत्वाधान में यहाँ पर ग्रीष्म शिविर चल रहा है और हमें बताते हुए बहुत ही हर्ष है कि आज 8वां दिन हमने अपनी सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिसमें कि हम बच्चों को लगातार जूडो, कराटे सिखा रहे हैं, दंड सिखा रहे हैं, योग सिखा रहे हैं, तरह तरह के खेल खिला रहे हैं। और खेल खिलाने का उद्देश्य भी है कि बच्चे उसमें अलग अलग भावनाएं, सबके साथ रहने की भावना, अपने संगठन को सुरक्षा देना
और किस तरह से एक साथ रहते हुए भी अनेकता में एकता दिखाना कि हम भारतवासी हम जानते हैं कि अन्य जातियों प्रजातियों के लोग हैं पर साथ में रहने की भावना नहीं है। आए दिन हम दंगे और वैमनस्य देख रहे हैं, उसको एक साथ लेते हुए कैसे चलना ये भी हम सिखा रहे हैं बच्चों को यहाँ पर खेल के माध्यम से, जिसमें कि हमारे शिक्षक वर्ग हैं बहुत ही अच्छे से बहुत ही प्रवीणता से अपना कार्य कर रहे हैं। और अब हमारे शिविर समाप्ति की ओर है, 10वें दिन समापन समारोह है यानी कि 10 जून को, जो कि हमने लादूराम जी की धर्मशाला में रखा है। तो नगरवासियों से मेरा बहुत ही विनम्र आग्रह है कि आप सभी पधारें, देखें कि आपकी बच्चियों ने क्या सीखा है। और जो बच्चे इससे वंचित रह गई, नहीं आ पाई हैं अनन्य कारणों से, उन्हें भी मेरा आग्रह है कि उनके भी माता पिता बच्चों सहित आएँ और उन्हें दिखाएं कि आप क्या थी, क्या है और क्या बन सकती हैं। राजस्थान ब्राह्मण महासभा और समस्त ब्राह्मण समाज के घटकों के द्वारा नवनियुक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर भारती दीक्षित का माला व गुलदस्ते देकर स्वागत व सम्मान किया गया। महासभा के जिला अध्यक्ष पंडित सुदामा ने जानकारी देते हुए बताया कि समाज के सभी घटकों ने जिला कलेक्टर का भव्य स्वागत किया और मांग की गई कि ट्रैफिक पुलिस द्वारा चालान काटने में ध्यान न देकर यातायात को शहर में सुचारू करने का भी ध्यान रखा जाए। वहीं ब्राह्मण समाज की कुछ समस्याओं से भी जिला कलेक्टर को अवगत कराया गया। इस मौके पर ब्राह्मण समाज के विभिन्न घटकों के पदाधिकारी मौजूद रहे। राजस्थान ब्राह्मण महासभा एवं समस्त ब्राह्मण जन समस्त घटकों के साथ में जिला कलेक्टर से एक शिष्टाचार की भेंट की और तथा साथ में समाज और अन्य विषय पर चर्चा हुई और बहुत ही अच्छा वातावरण रहा। मुख्य समस्या अजमेर की ट्रैफिक व्यवस्था के लेकर के बताई गई। ट्रैफिक व्यवस्था में सुधार होना चाहिए, केवल चालान पर ही ध्यान नहीं होना चाहिए। ब्राह्मण समाज की प्रथम शिष्टाचार भेंट थी। कलेक्टर साहब ने समाज को अजमेर के चहुमुखी विकास में कोई कसर नहीं छोड़ने का वादा किया है। अजमेर कलेक्टर साहब के नेतृत्व में विकास के नए आयाम स्थापित करे, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। हमें आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कलेक्टर साहब निस्वार्थ भाव से निर्विकार होकर पूरे अजमेर की जो भी जन समस्याएं हैं उनका प्रमुखता से निवारण करेगी। राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के पदाधिकारियों ने आज एक प्रेस वार्ता कर व्यापारियों को कठिन समय से बाहर निकालने का दावा किया है। राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी के पदाधिकारी ने जानकारी देते हुए बताया कि ऑनलाइन के कारण व्यापारियों का व्यापार चौपट और तबाह हो रहा है। सरकार आंख मूंद कर बैठी है। सभी दुकानदार व्यापारी भाई इसका समाधान चाहते हैं ताकि बाजार पहले की तरह वापस तेजी से चल सके। हमारी जो मुख्य मांगे और हमारी जो जरूरत की चीज़ें हैं, जैसे हम ऑनलाइन से परेशान हो रहे हैं। आज हमारे जितने भी व्यापारी हैं वो 60 साल का होने के बाद में उनको हम पेंशन की मांग कर रहे हैं। इसके अलावा जितने भी छोटे व्यापारी हैं, आपने हज़ारों लाखों करोड़ों का लोन बड़े को अगर कर दिया है तो किसानों को अगर आप लोन माफ़ करते हैं तो उन छोटे व्यापारियों का भी लोन माफ़ किया जाए। आप 100 यूनिट जो है सबको और 2000 यूनिट किसानों को आप बिजली फ्री दे रहे हैं, व्यापारियों को आप क्यों नहीं दे रहे हो? हम तो कमाऊ पूत हैं। आप हमें बिजली भी फ्री नहीं कर रहे हैं और कॉमर्शियल रेट भी चार्ज कर रहे हैं, तो ये चीज़ें अब हम बर्दाश्त करने वाले नहीं हैं। आप जो जीतते हो उसके अंदर व्यापारियों का बहुत बड़ा भागीदारी और बहुत ज़्यादा वोट हमारे खुद के होते हैं। इसकी वजह से आप विधायक बनते हो, आप सांसद बनते हो, आप लोगों की सरकार बनती है, लेकिन उसके बाद में आप भूल जाते हो हम लोगों को। कोरोना के अंदर हमने कितनी परेशानियां झेली हैं ये आप सब लोग देखा होगा। हम ये चाहते हैं कि हमारे व्यापारी विधानसभा के अंदर विधायक बन के पहुँचे और हमारा प्रतिनिधित्व करें। अगर बीजेपी वाले टिकट देंगे हमारे व्यापारी को तो सारे व्यापारी उसको जिताएंगे, कांग्रेस वाले देंगे हम कांग्रेस को जिताएंगे, लेकिन अगर दोनों ही नहीं देंगे तो आप ये देखिए फिर हम हमारी राष्ट्रीय व्यापारी पार्टी से उसको खड़ा करके उसको जिता के दिखा देंगे। मिशन 23 नाम से हम इसको चालू करेंगे। हर दुकानदार 23 वोट, सिर्फ उसकी इतनी जिम्मेवारी होगी, उसको दुकान से नीचे नहीं उतरना है, वो अपने दुकान पे ही बैठा रहेगा और सिर्फ हमारे जिसको हम उम्मीदवार बना के खड़ा करेंगे उसको 23 वोट गिराने हैं। 3500 दुकानदार अगर 23 वोट डला देते हैं तो उसको 80,000 वोट मिल जाएंगे। 65,000 वाला एवरेज जीतता है। हमारा आदमी कैसे वहाँ विधानसभा पहुँचे, हम तो यही चाहते हैं। चाहे कोई पार्टी दे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस विधानसभा में हमारा आदमी पहुँच के रहेगा। अब हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। समाचारों को देते हैं छोटा सा विराम, जल्द ही मिलते हैं खबरों के नए सफर पर। ए सर्किट मामू नहीं बनने का, रेडीनेट फाइबर लगाने का, इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर नेट। डिटेल्स के लिए 7412001234 पे कॉल लगाने का। सही है भाई। इंटरनेट बोले तो रेडीनेट फाइबर। अजमेर शहर में
प्लॉट, मकान, फ्लैट, दुकान आदि खरीदने, बेचने व किराए हेतु आज ही प्ले स्टोर से डाउनलोड करें वर्षा रियल एस्टेट ऐप। वर्षा रियल एस्टेट, a unit of Varsha Group. Lets you live better. डॉल्फिन वाटर पार्क अब नए रूप में पूरे परिवार के लिए मनोरंजन का स्थान, जहां है किड्स पूल, स्विमिंग पूल, वे पूल, रेन डांस, स्लाइड्स, गार्डन, फूड कोर्ट। तो चले आइए डॉल्फिन वाटर पार्क नियर नारेली जैन टेम्पल, नेशनल हाईवे 8, ग्राम गुवाहाटी, अजमेर। कॉन्टैक्ट 9950274420। एक बार फिर आपका स्वागत है। आइए चलते हैं खबरों के नए सफर पर। महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में एबीवीपी कार्यकर्ताओं ने नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन कर कुलपति प्रोफेसर अनिल शुक्ला को बीसीए के पाठ्यक्रम में गणित विषय को पुनः सम्मिलित करने की मांग को लेकर ज्ञापन दिया। प्रांत कार्यकारिणी सदस्य दिनेश चौधरी और अजमेर महानगर मंत्री उदय सिंह शेखावत ने बताया कि महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर ने सत्र 2021-22 व सत्र 2022-23 में बीसीए के पाठ्यक्रम से गणित को हटा दिया है, जिससे राष्ट्रीय स्तर पर होने वाली प्रवेश परीक्षाएं देने से विद्यार्थी वंचित रह जाएंगे, जिससे विद्यार्थियों का भविष्य खराब हो रहा है। इस विषय को लेकर विश्वविद्यालय से संबद्धता प्राप्त कॉलेज और कैंपस के बीसीए के सभी विद्यार्थी मानसिक दबाव में हैं। मानसिक दबाव और तनाव में है। एमडीएसयू से बीसीए छोड़ अन्यत्र बीसीए करने या विषय बदलने के लिए मजबूर हो रहे हैं। इस स्थिति में बच्चों के साल खराब होंगे, इसलिए विद्यार्थी परिषद की मांग है कि इसी सत्र 2023-24 से गणित विषय को पाठ्यक्रम में पुनः जोड़ा जाए और सत्र 2021-22 और 2022-23 के विद्यार्थियों को विशेष प्रावधान देकर गणित विषय को जोड़कर उनकी परीक्षाएं करवाकर उनके साथ न्याय किया जाए, जिससे विद्यार्थी अन्य जगह प्रवेश ले सके। दोनों मांगे विद्यार्थी हित में जल्द से जल्द पूरी की जाएं, अन्यथा विद्यार्थी परिषद उग्र प्रदर्शन और आंदोलन करेगी, जिसकी समस्त जिम्मेदारी विश्वविद्यालय प्रशासन की होगी। एबीवीपी विश्वविद्यालय इकाई अध्यक्ष उमेद बाजिया ने कहा कि विद्यार्थी हित में मांगों को नहीं माना जाता है तो विद्यार्थी परिषद उग्र आंदोलन और प्रदर्शन करेंगे। आज महर्षि दयानंद सरस्वती विश्वविद्यालय अजमेर में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के कार्यकर्ताओं ने बीसीए के अंदर गणित विषय को पुनः सम्मिलित करने को लेकर वीसी सर कुलपति अपने अनिल शुक्ला जी को ज्ञापन दिया। इसमें हमारा ये मांग थी कि जो विद्यार्थी बाहर एमसीए करने जाता है तो उसमें अनिवार्यतः बीसीए के अंदर गणित होनी चाहिए, तो ही वो दूसरी जगह पे वहाँ प्रवेश ले सकता है। तो हमारी पहली मांग तो ये थी कि जो अभी 2 साल से 2 सत्र से जो गणित को हटा दिया था, तो हमारी मांग है कि पुनः उसको सम्मिलित किया जाए, क्योंकि विद्यार्थी बाहर प्रवेश ले सके। दूसरा हमारा ये था कि जो 2 सत्र से जिन बच्चों के वो गणित विषय नहीं था, उनकी विशेष परीक्षा करवाई जाए और उनको ये मौका मिल सके कि वो बाहर किसी यूनिवर्सिटी के अंदर वहाँ एडमिशन ले सके। आज के समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। कल फिर होगी आपसे मुलाकात, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।